प्रेसिडेंट रईसी की हादसाती मौत के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ईरान एक बहुत गहरे क्राइसिस में चला गया है और इससे रिकवर होना इसके लिए बहुत मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ईरान की गवर्नमेंट को देखें और सुप्रीम लीडर के बयानात को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो मामलात है वो बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी उसी तरह उसको आगे लेकर चलेंगे और हमारे जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में लगे रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रईसी के जाने से क्या खला पैदा हुआ है, कौन कौन से लोग उस खला को पुर करना चाहते हैं। हम कुछ लोगों की बात करेंगे ईरान की पॉलिटिक्स में। ईरान को समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट हमसाया है, एक अहम रीजनल मुल्क है जिसके चाइना और रूस से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए ईरान की पॉलिटिक्स को समझना मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है और आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ईरान में हार्ड लाइनर्स वर्सेस मॉडरेट्स की लड़ाई क्या है। मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि ईरान के जो दो टॉप लीडर्स मारे गए हैं हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में, ईरान के सदर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स थे ईरान की पॉलिटिक्स में और इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले कुछ सालों में ईरान का फॉरेन पॉलिसी एजेंडा सेट करने में और पूरी दुनिया में ईरान का एक मजबूत फेस बनकर ये उभरे थे। इनके फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो ये हर जगह पहुंचे होते थे, क्या पाकिस्तान, क्या सऊदी अरब, क्या अमेरिका से भी इनकी बैकडोर निगोसिएशंस चल रही होती थी। फिर जो जिनको प्रॉक्सी ग्रुप्स कहा जाता है ईरान के, जिन ग्रुप्स को ईरान रीजन में सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला, इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप सीरिया और इराक में, इन सब से ये मिलने पहुंच जाते थे। और रईसी की भी बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और वो हार्ड लाइनर ग्रुप में समझे जाते थे। अभी हम आगे देखेंगे कि ईरान में हार्ड लाइनर्स और मॉडरेट्स की क्या लड़ाई है। तो हार्ड लाइनर थे, सुप्रीम लीडर के बहुत करीब समझे जाते थे और इनके आने के बाद ईरान के ताल्लुकात अमेरिका और इज़राइल से मज़ीद ख़राब हुए हैं। ये रईसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे हालातों वाक़यात हुए कि इनके फासले मज़ीद बढ़े हैं वेस्ट से। क्योंकि इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी, रूहानी वाली गवर्नमेंट, वो मॉडरेट समझी जाती थी, जिन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी साइन कर ली थी। लेकिन रईसी के अंडर क्या हुआ, मासा अमीनी की मौत के बाद बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और ईरान की गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी हद तक कुचलने की कोशिश की। ईरान की वेस्ट के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए, वेस्ट ने सैंक्शंस इन पर लगा दी। ईरान रूस को ड्रोन्स प्रोवाइड करता रहा, रूस से इन्होंने कुर्बत मज़ीद बढ़ा ली और अपनी जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं वो भी चाइना को ज़्यादा कर दी। मतलब ईरान स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा था और अपने जो राइवल्स हैं रीजन में उनको आउट परफॉर्म कर रहा था। यानी इज़राइल को काफ़ी हद तक इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ था और इज़राइल को डिस्टर्ब करने का मतलब है अमेरिका बहादुर को डिस्टर्ब किया हुआ था। जिस तरह उन्होंने चाइना के साथ रवाबित बढ़ा के अपनी इकॉनमी भी थोड़ी बहुत सेट कर ली थी और रशिया से जिस तरह कुर्बतें बढ़ा ली थीं, ये चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी। और फिर जो तकरीबन एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई इनकी इज़राइल से, जिसमें इन्होंने इज़राइल पर तकरीबन 300 मिसाइल दागे। उससे पहले इज़राइल ने इनकी पूरी एम्बेसी उड़ाकर रख दी थी दमिश्क के अंदर। तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी इन दोनों प्लेयर्स की और मैंने इस वीडियो में यही डिस्कस किया था कि एक मेमोरी होती है, हर बंदे का अपना अपना एक लेवल होता है। मतलब गवर्नमेंट पोस्ट की बात करें, ये गवर्नमेंट पोस्ट ही है ना, गवर्नमेंट पोस्ट के बारे में कोई भी कमेंट कर सकता है कि यार एक गया तो दूसरा उसकी जगह फिल कर सकता है। लेकिन जो एक मेमोरी होती है ना, एक बंदे के दिल में जो राज होते हैं, जितनी उसने मुलाकातें की होती हैं, जितनी उसने कोशिश की होती है, उसकी इम्पोर्टेंस उसी वजह से बनती है। ऐਵੇਂ नहीं हम देखते कि कई लोगों का लेवल ऊपर होता है और कई लोग उस लेवल को मैच नहीं कर पाते। और क्यों ये सुप्रीम लीडर के भी करीब थे, क्योंकि ये ज़्यादा उन्हीं पॉलिसीज़ को परसू कर रहे थे जो सुप्रीम लीडर चाहते हैं। और सुप्रीम लीडर यही चाहते हैं कि ईरान का खित्ते में कद बुलंद हो, वो अपने स्ट्रेटेजिक राइवल्स को मात दे दे और अपनी इकॉनमी भी बेहतर कर ले। और रईसी इसी एजेंडे को आगे लेकर चल रहे थे। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस इन दोनों लोगों का था, इसी वजह से मेरे ख्याल में ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। हालांकि सुप्रीम लीडर का ये बयान आया है कि हमारे स्टेट के जो अफेयर्स हैं वो बिल्कुल बिला तातुल और बग़ैर किसी रुकावट के उसी तरह चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। लेकिन अब डर ये है कि एक इंटरनल पॉलिटिकल वॉरफेयर ईरान के अंदर जन्म ले सकती है। इब्राहिम रईसी करंट सुप्रीम लीडर के इतने करीब थे कि कई लोगों का ख्याल ये था कि अली ख़ामेनी के बाद नेक्स्ट सुप्रीम लीडर रईसी भी हो सकते हैं।
जितनी ज़्यादा उनकी कुर्बत थी और जितना ज़्यादा ये उनसे मशवरा करते थे और दोनों एक पेज पर थे। इसके अलावा सुप्रीम लीडर के लिए दूसरी मोस्ट लाइकली पोस्ट सुप्रीम लीडर के अपने बेटे मुश्तबा खामेनाई की है। वो भी सुप्रीम लीडर के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं। वो 55 साल के हैं, लेकिन तजर्बे के हिसाब से रईसी से बहुत पीछे हैं। कई एनालिस्ट का ये भी ख्याल है कि रईसी के जाने से ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक चीज़ सुप्रीम लीडर से डिस्कस करते थे और उनकी जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर के अंडर आती है, उनको सब राज़ों का पता होता है। इनके जितने भी सदर और फॉरेन मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो महज एक ओहदे ही होते हैं और वो अपनी सारी चीज़ें उस सुप्रीम नेशनल काउंसिल से डिस्कस करते हैं। और वहाँ पर सुप्रीम नेशनल काउंसिल के अंडर आती है IRGC, जो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है। और वहाँ पर थोड़े से, जिसे आप कह सकते हैं, हार्ड लाइनर्स लोग बैठे हैं, हार्ड लाइनर्स यानी कंजर्वेटिव्स। और 2018 में रूहानी की गवर्नमेंट जो मॉडरेट तस्वुर की जाती थी, जब उनकी न्यूक्लियर डील फेल होती है अमेरिका से, तो हार्ड लाइनर्स को बहुत ज़्यादा मौका मिला था ईरान में कि अब वो ईरान की पॉलिटिक्स में आगे आएँ। और तब से हम देख रहे हैं तकरीबन 6 साल हो गए हैं, हार्ड लाइनर्स इस वक्त आगे हैं और वही कंजर्वेटिव तबका ज़्यादा सुप्रीम लीडर के करीब है, क्योंकि उनके IRGC के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और IRGC वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे पाकिस्तान में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, इसी तरह ईरान की भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ISI का किरदार है, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, फेवरेट लोगों को आगे लाना और अपनी एक पॉलिसी सेट करना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के साथ साथ नज़रियाती हदूद का भी तहफ़्फ़ुज़ करना, वो इसको भी अपना मैंडेट समझती हैं। अमेरिका ने IRGC यानी पासदाराने इनकलाब, जो सुप्रीम लीडर के बहुत करीब है, डायरेक्टली उनके अंडर है, उसको एक दहशतगर्द ग्रुप करार दिया हुआ है अमेरिका ने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको IRGC सपोर्ट करती है। ये सीरिया में बैठा हो, चाहे इस्लामिक ग्रुप, चाहे इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस हों, चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में, या यमन के अंदर अंसारुल्लाह हुसीज़, इन सब को ये मिलकर एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं जिसको IRGC सपोर्ट करती है। और वही IRGC अब ईरान की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हद तक अपने पंजे जमा चुकी है। इसको ईरान के सुप्रीम लीडर ने उस वक़्त 1979 में फॉर्म किया था कि मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती हदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था उसके कोर प्रिंसिपल्स का तहफ़्फ़ुज़, ये भी IRGC की जिम्मेदारी है। और वो ईरान की मिलिट्री के पैरेलल काम करती है, यानी ईरान की मिलिट्री की अपनी ब्रांचेज़ हैं और IRGC अपने तौर पर काम करती है, चाहे वो समंदरों में हो, चाहे वो ईरान के अंदर हो, या फिर मिडल ईस्ट के दूसरे किसी कंट्री में हो। IRGC का काम है सुप्रीम लीडर के विजन को आगे लेकर चलना, ईरान के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी उजारादारी। इस वक्त ईरान की जुडिशरी, ईरान की लेजिस्लेटिव ब्रांच और एग्जेक्टिव ब्रांच, सब पर कंजर्वेटिव्स छाए हुए हैं और रईसी का ताल्लुक भी उसी कंजर्वेटिव बेंच से था। और बहुत से एनालिस्ट का ये ख्याल है कि रईसी की मौत के बाद अब मज़ीद राइट विंग कंजर्वेटिव सामने आएंगे और वो अपनी जगह तलाश करने की कोशिश करेंगे और मॉडरेट्स को इसी तरह पीछे धकेला जाएगा, जैसे पिछले 6 साल से वो आगे नहीं आ पा रहे। अभी ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट और अबूरी फॉरेन मिनिस्टर का ऐलान हुआ है। मोहम्मद मुखबर इनके नए प्रेसिडेंट होंगे। 50 दिन बाद इसके इलेक्शंस होंगे और फॉरेन मिनिस्ट्री की पोस्ट के लिए भी कुछ दिन बाद इलेक्शंस होंगे। मोहम्मद मुखबर की बात करें तो इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे और उनका ज़्यादा फोकस इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ था और इसके साथ ही जो मुल्क के इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसमें भी वो काफ़ी दिलचस्पी लेते थे और वो भी सुप्रीम लीडर के बहुत करीब हैं, इसलिए उनको इस वक्त प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्योंकि ईरान में रूल भी यही है कि वाइस प्रेसिडेंट की जगह लेता है अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है। और इसके साथ ही मोहम्मद मुखबर रईसी के साथ डिफरेंट दौरों पर भी जाते थे जब वो दूसरे कंट्रीज़ के विज़िट किया करते थे। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद मुखबर भी काफ़ी इन्फॉर्म्ड पर्सनैलिटी हैं और उनको भी उन राज़ों का पता है जो रईसी के सीने में दफन थे। ईरान के मौजूदा सेटअप के हामी तो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सुप्रीम लीडर सब जानते हैं और उनकी जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है उसमें सब लोगों को पता होता है, वो बड़ा चुन चुन के बंदे लाते हैं और वो वफादार लोग होते हैं, तो इसीलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर अली बागरी की।
अली बागरी चीफ निगोशिएटर का किरदार अदा कर चुके हैं न्यूक्लियर टॉक्स के दौरान, जो इनकी अमेरिका और IAEA से हुई थी और दूसरी ग्लोबल पावर्स से। अली बागरी चूंकि एक रिसर्च बेस्ड एक ठंडे दिमाग के आदमी हैं, इसलिए इन्होंने चीफ निगोशिएटर का किरदार अदा किया था न्यूक्लियर टॉक्स के दौरान। और इसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जिस तरह ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के ताल्लुकात है ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से, अली बागरी के भी वैसे ही ताल्लुकात होंगे या नहीं। तो फॉरेन मिनिस्ट्री की हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। अमीर अब्दुल्लायान एक बहुत ही ज़बरदस्त डिप्लोमेट थे जो कि हर किसी से इंगेजमेंट करते थे। एक्सपर्ट्स का ख्याल यही है कि रईसी और अमीर अब्दुल्लायान के बाद ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो सुप्रीम लीडर के विजन के मुताबिक आगे बढ़ती रहेगी। सुप्रीम नेशनल काउंसिल है, IRGC है, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने की कोशिश में लगे रहेंगे और उनका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी उसी तरह एक्टिव रहेगा। जहां पर थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है वो ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इस वक्त ज़्यादा कंजर्वेटिव्स का राज है, क्योंकि मेनली अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ज़्यादा कंजर्वेटिव्स की ही है और जो मॉडरेट्स हैं उनके लिए अभी कोई ख़ास गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इस खित्ते में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है। मिडल ईस्ट में आग लगी हुई है, इजराइल के साथ इनकी तकरीबन जंग हो रही है, वॉर ऑफ आर्ट्रीशन। तो इस वॉर ऑफ आर्ट्रीशन में इनके ख्याल में एक अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और हार्ड लाइनर्स की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट में। और इसलिए इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर की टोन भी हम देखें इनके दुश्मनों के हवाले से तो वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जंग की सूरत हाल में आपको सबसे पहले अपनी बका की टेंशन होती है, ना कि ऐशो अशरत की। तो वो इस वक्त रिफॉर्म्स और मॉडरेशन, वो इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वो ध्यान दे रहे हैं इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पर। ईरान का पूरा ऑपरेटस इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि इस वक्त ये ईरान की बका की जंग है और अगर इसी तरह ये कार्रवाइयाँ होती रहीं तो ईरान अपने मज़ीद टॉप ब्रेन्स खो देगा। क्योंकि हम देखते हैं कि इजराइल पहले भी इनके की लोगों को निशाना बना चुका है, चाहे उनका ताल्लुक ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हो, ईरान के पॉलिटिशियंस हों, ईरान के टॉप ओहदेदार हों, ईरान की मिलिट्री जनरल्स हों, IRGC के लोग हों। इजराइल इन सब को टारगेट कर रहा है और कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका का अलायंस इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये ईरान के हिसाब से ये वक्त की ज़रूरत है कि हार्ड लाइनर्स आगे आएँ और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी में अपना किरदार अदा करें। इसलिए एक्सपर्ट्स अभी ईरान की पॉलिटिक्स में मॉडरेट्स का रोल नहीं देख रहे। वो रिफॉर्मिस्ट जो कि थोड़ी बहुत चेंज की बात करते हों, जो कहें कि ठीक है जी ये औरतों का एहतजाज हो रहा था मासा अमीनी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा नरम हाथ रखा जाए। नहीं, रईसी ने उन पर नरम हाथ नहीं रखा। रईसी की गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्रोटेस्ट को CIA बैक्ड करार दिया, क्योंकि जब बका की जंग आप लड़ रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और आप हर चीज़ को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ईरान इस वक्त जेन्युइनली सिक्योरिटी के मसाइल का सामना कर रहा है और इस वक्त IRGC पर प्रेशर है कि वो किस तरह इजराइल के मनूवर्स को काउंटर करे। इस हवाले से हमने एक पॉडकास्ट किया था अपने दूसरे चैनल पर, ये आप देख सकते हैं। इसकी एक ये एपिसोड है ईरान की हिस्ट्री से रिलेटेड। ईरान को अगर आपने समझना है पूरा हिस्टोरिकली ईरान का किस तरह एवोल्यूशन हुआ और मौजूदा सूरत हाल, ईरान और इजराइल की जो टसल चल रही है मिडल ईस्ट में, इस पूरे रीजन में सुपीरियॉरिटी की जंग, और इजराइल को डेफिनेटली अमेरिका बहादुर सपोर्ट करता है और ईरान IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर रिलाई करता है इजराइल को काउंटर करने में, इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट को। और ईरान अमेरिका से अक्सर कहता रहता है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में ना आएँ, ये हमारी इजराइल के साथ एक लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई नहीं है, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप बीच में आएंगे तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ईरान का नया प्रेसिडेंट आएगा वो भी हार्ड लाइनर होगा, वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, वो इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक सख्त स्टैंस अपनाएगा, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करेगा और ईरान के सुप्रीम लीडर के विजन के मुताबिक वो ईरान के स्ट्रेटेजिक और इकनॉमिक क्रेडेंशियल्स को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। ईरान के आने वाले सेटअप के लिए एक चैलेंज ये भी होगा कि किस तरह उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को भी एक्टिव रखना है और अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी को भी जारी रखना है, जिस तरह अमीर अब्दुल्लायान ने जारी रखी हुई थी। क्योंकि जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पनप रहा होता है वहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी साथ साथ चल रही होती हैं।
तो ये ईरान की हुकूमत को करना पड़ेगा। और इस वक्त इजराइल ने जो अपनी एक कैंपेन जारी रखी हुई है गज़ा के अंदर, जिसकी वजह से मज़ीद आग लग रही है पूरे रीजन में, उस आग से भी अपने आप को बचाना होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में रईसी के बाद ईरान का जो नया सेटअप आएगा, क्या वो पुरानी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखेगा? क्या वो अपनी अग्रेसिव अप्रोच को कंटिन्यू रखेंगे और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते रहेंगे, IRGC की कार्रवाइयों को एक्सपेंड करेंगे, या फिर नया सेटअप बातचीत पर ज़्यादा फोकस करेगा और उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी रईसी की गवर्नमेंट से? और आपके ख्याल में रईसी के बाद ईरान के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस में इजाफा होगा, या जैसे सुप्रीम लीडर ने कहा कि बगैर किसी रुकावट के हम अपने मामलात को वैसे ही जारी रखेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।